क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो गाइस, कल हमने स्टार्ट किया था रिस्क कंडीशंस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। सो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211। द नर्स इज असेसिंग अ प्रेग्नेंट क्लाइंट विद टाइप 1 डायबिटीज mellitus about her understanding regarding changing insulin need during pregnancy. The nurse determined that further teaching is needed if the client make which statement. सो गाइज, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि कब हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है देन इंसुलिन की नीड कहाँ पे हमें ज़्यादा होती है और कहाँ पे हमें कम होती है। मीन्स कौन से ट्राइमेस्टर में हमें इंसुलिन की नीड ज़्यादा होती है और कौन से ट्राइमेस्टर में इंसुलिन की नीड कम होती है। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्स असेस कर रही है प्रेग्नेंट क्लाइंट को जिसको टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग चेंजिंग द इंसुलिन नीड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। राइट, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस है एंड उसको हम असेस कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे कि चेंजिंग नीड क्या है इंसुलिन की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो नर्स ने देखा कि पेशेंट को फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है अगर क्लाइंट क्या स्टेटमेंट देता है, क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट देता है जिससे हमें ये लगता है कि उसको अभी इंसुलिन की नीड अभी समझ नहीं आई है कि प्रेगनेंसी में इंसुलिन की नीड कहाँ इंक्रीज़ होती है कहाँ डिक्रीज़ होती है, वो उसे अभी समझ नहीं आया है। ऐसी वो कौन सी स्टेटमेंट दे रही है। राइट। सो गाइज, कल मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो मैटरनल इंसुलिन नीड है वो डिक्रीज़ होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बिकॉज जो इंसुलिन की प्रोडक्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंक्रीज़ होती है। राइट, इंसुलिन प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी बाय द पेनक्रियाज एंड पेरिफेरल सेंसिटिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है टू द इंसुलिन। दैट्स वाई जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें इंसुलिन की नीड कम होती है। राइट, एंड ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो इसकी नीड है इंसुलिन की दैट विल बी इंक्रीज इन क्यों होती है? क्योंकि प्लेसेंटल हार्मोन क्या करते हैं, प्लेसेंटल हार्मोन कॉज एन इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेट। राइट, सो जिसके लिए हमें क्या होगा, एक्स्ट्रा इंसुलिन की ज़रूरत वहाँ पे हमें पड़ती है। राइट, सो जैसे ही डिलीवरी हो जाती है आफ्टर प्लेसेंटल डिलीवरी, प्लेसेंटल हार्मोन का जो लेवल है वो एकदम से क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है और इंसुलिन रिक्वायरमेंट वहाँ पे फिर से डिक्रीज़ हो जाती है। राइट, सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ आई विल नीड टू इंक्रीज माई इंसुलिन डोज ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हुई बिकॉज फर्स्ट 3 मंथ में जो इंसुलिन की डोज है वो इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीज़ होती है। राइट, सो यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें इंक्रीज़ लिखा है, इंक्रीज़ नहीं होगा, डिक्रीज़ होगा। राइट, सेकेंड वन इज माई इंसुलिन डोज विल लाइकली नीड टू बी इंक्रीज ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। येस, एज आई टोल्ड यू कि सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में इंसुलिन की डोज इंक्रीज होगी। Episodes of hypoglycemia are more likely to occur during the first 3 months of pregnancy. सो ये बोल रहे हैं कि एपिसोड ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया मेनली कौन से ट्राइमेस्टर में होगा, फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होगा। यस, वो क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे जो इंसुलिन है, राइट, इंसुलिन क्या हो रहा है वहाँ पे, डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। फोर्थ वन इज माई इंसुलिन नीड शुड रिटर्न टू प्रेग्नेंट लेवल विद इन 7 to 10 days आफ्टर बर्थ इफ़ आई एम बॉटल फीडिंग। सो ये बोल रही है कि अगर मेरी इंसुलिन नीड शुड रिटर्न टू प्रेग्नेंट लेवल, जो मेरी इंसुलिन की जो नीड थी वो प्रेग्नेंट लेवल पे आ जाएगी विद इन 7 to 10 days आफ्टर द बर्थ, अगर मैं बॉटल फीड करवाती हूँ। राइट, अगर पर्सन बॉटल फीड करवा रहा है तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि अगर वो बॉटल फीड करवा रही है तो उसकी जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है वो अगेन क्या हो जाएगी, जो प्रेग्नेंट लेवल पे थी, प्रेग्नेंट स्टेट में जितनी वो इंसुलिन डोज ले रही थी उतनी ही उसको वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। राइट, सो हमारी जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वन स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। सो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी तो फर्स्ट वन स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 212. अ प्रेग्नेंट क्लाइंट रिपोर्ट टू अ हेल्थ केयर क्लिनिक कंप्लेन ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, weight loss and fatigue. After assessment of the client, tuberculosis is suspected. A sputum culture is obtained and identify Mycobacterium tuberculosis. Which instruction should the nurse include in the client teaching plan? अब क्या है, प्रेग्नेंट क्लाइंट है, उसने रिपोर्ट किया हेल्थ केयर क्लिनिक को और उसको क्या हो रहा है, क्या कंप्लेंट्स है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख नहीं लग रही है, अगर भूख नहीं लग रही है खाना नहीं खा रहा है, खाना नहीं खाएगा वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा अगर खाना नहीं खाएंगे तो उसकी वजह से क्या रहेगा, फटीक रहेगी, राइट। सो असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट, ट्यूबरक्लोसिस इज सस्पेक्टेड। जब असेसमेंट की गई तो ट्यूबरक्लोसिस वहाँ पे सस्पेक्ट किया गया कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है। जब स्पुटम कल्चर लिया गया तब आइडेंटिफाई किया गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, राइट। सो कल्चर में भी क्या आ गया, आइडेंटिफाई कर लिया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है पर्सन को। सो कौन सी इंस्ट्रक्शन एज अ नर्स आप इंक्लूड करोगे क्लाइंट के टीचिंग प्लान में? सो फर्स्ट ऑप्शन है थेराप्यूटिक अबॉर्शन इज़ रिक्वायर्ड, तो थेराप्यूटिक अबॉर्शन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, सो दिस वन इज़ इनकरेक्ट। आइसोनाइजिड प्लस रिफेम्पिसिन विल बी रिक्वायर्ड फॉर 9 मंथ। यस, आइसोनाइजिड और रिफेम्पिसिन जो है वो 9 मंथ तक चलेगी। एंड जो ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट है वो प्रलॉन्ग ट्रीटमेंट होगा, कंटिन्यू होगा फॉर अ प्रलॉन्ग पीरियड के लिए। और जो परफेक्ट ट्रीटमेंट है प्रेग्नेंट क्लाइंट के लिए वो है आइसोनाइजाइड एंड रिफेम्पिसिन डेली फॉर 9 मंथ, राइट। एंड इथाम्ब्यूटोल हम इनिशियली एडिट करते हैं अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की ससेप्टिबिलिटी है, मेडिसिन रेजिस्टेंस की ससेप्टिबिलिटी है, देन वी विल ऐड इथाम्ब्यूटोल। एंड पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन इज़ विटामिन B6, सो B6 हम देते हैं आइसोनाइजिड के साथ। क्यों देते हैं? बिकॉज इट प्रिवेंट द फिटल न्यूरोटॉक्सिसिटी, राइट। So second one is correct. She will have to stay home until treatment is completed. So ये भी नहीं है कि जब तक ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो बाहर नहीं निकलेगी। Medication will not be started until after the delivery of the fetus. सो मेडिकेशन तो हमने स्टार्ट करनी है एज सून एज पॉसिबल, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, आइसोनाइजिड प्लस रिफेम्पिसिन विल बी रिक्वायर्ड फॉर 9 मंथ। इथाम्ब्यूटोल हम तब देंगे, इनिशियली दी जाती है अगर मेडिकेशन रेजिस्टेंस अगर सस्पेक्टेड है, राइट। एंड पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 आइसोनाइजिड के साथ दी जाती है फॉर टू प्रिवेंट द फिटल न्यूरोटॉक्सिसिटी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 213. The nurse is providing instruction to a pregnant client with a history of cardiac disease regarding appropriate dietary measures. Which statement is made by the client understanding of the information provided by the nurse? So, नर्स प्रोवाइड कर रही है इंस्ट्रक्शन प्रेग्नेंट क्लाइंट को जिसकी हिस्ट्री है कार्डियक डिजीज़ की, उनको क्या दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन आप प्रोवाइड कर रहे हो, किस चीज़ के लिए आप बता रहे हो कि अप्रोप्रिएट डाइटरी मेजर आप क्या यूज़ करोगे ड्यूरिंग कार्डियक डिजीज़, राइट। सो कौन सी स्टेटमेंट अगर पेशेंट हमें बता रहा है जो इंडिकेट कर रही है कि जो क्लाइंट है उसने अंडरस्टैंड कर लिया है इन्फॉर्मेशन को? सो फर्स्ट ऑप्शन है आई शुड इंक्रीज माई सोडियम इनटेक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सो अगर पर्सन को कार्डियक डिजीज़ है देन उस कंडीशन में सोडियम को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, राइट। रिस्ट्रिक्शन होगी इसमें सोडियम की, राइट। सो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने जैसे प्रिस्क्राइब किया होगा वैसे रिस्ट्रिक्शन होगी सोडियम की। सो सोडियम रिस्ट्रिक्ट किया जाता है बिकॉज जो एक्सेसिव सोडियम क्या करेगा, कॉज करेगा ओवरलोड टू द सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम को, राइट। सर्कुलेटरी जो ब्लड वॉल्यूम होगा दैट विल बी ओवरलोड, राइट। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होंगे। सो सोडियम इनटेक हमने इंक्रीज नहीं करना है। सेकेंड वन इज़ आई शुड लोअर माई ब्लड वॉल्यूम बाय लिमिटिंग माई फ्लूड। सो फ्लूड हमने लिमिट नहीं करना है। अगर प्रेगनेंसी में फ्लूड को कम किया जाए सो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से फिटस पे इफेक्ट पड़ेगा, राइट। फिटस को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा जिसकी वजह से क्या होगा, फिटस को न्यूट्रिशन प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और एडिक्वेट फ्लूड इनटेक
इसमें होनी चाहिए और प्रॉपर हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. सो सेकेंड वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. So third one is I should maintain a low calorie diet to prevent the weight gain. So low calorie during pregnancy हम low calorie diet recommend नहीं करते हैं pregnancy में because ये harmful हो सकती है to the fetus, right? So ये भी incorrect हुआ. अब हमारे पास last option बचता है I should drink adequate fluid and increase my intake of high fiber diet. Yes, fluid intake adequate होना चाहिए और high fiber food patient ने लेना है, right? So fourth one is the correct option. So next question is question number 214. The clinic nurse is performing psychosocial assessment of a client who has been told that she is pregnant. Which assessment finding indicate to the nurse that the client is risk for contracting human immunodeficiency virus? Select all that apply. So clinic nurse perform कर रही है psychosocial assessment क्लाइंट की जिसको बोला गया है जो प्रेग्नेंट है, राइट. सो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट कर रही है नर्स को कि पर्सन रिस्क पे है फॉर HIV, राइट. सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. सो देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन से पर्सन रिस्क पे हैं इस पे HIV के लिए. सो फर्स्ट वन इज़ द क्लाइंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़. सो ट्रांसमिशन आपको पता होना चाहिए. अगर आपको ट्रांसमिशन पता है कि HIV कैसे ट्रांसमिट होता है तो इसका आंसर आप एक सेकेंड में दे दोगे, राइट. सो ड्रग यूज़ अगर IV ड्रग यूज़ लेते हैं तो वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, राइट. द क्लाइंट हैज़ अ सिग्निफिकेंट अदर इज़ हेट्रोसेक्सुअल. सो हेट्रोसेक्सुअल क्लाइंट के अगर क्लाइंट हैज़ अ सिग्निफिकेंट अदर हु इज़ हेट्रोसेक्सुअल. सो हेट्रोसेक्सुअल में इसमें रिस्क नहीं होता है. क्लाइंट विद अ हेट्रोसेक्सुअल पार्टनर, particularly a client who has had only one sexual partner in last 8 or 10 years. सो वो ज़्यादा रिस्क पे नहीं होते हैं फॉर HIV, राइट. सो दिस वन इज़ द इनकरेक्ट. सो थर्ड वन इज़ द क्लाइंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. अगर किसी की हिस्ट्री है देन उनमें तो डेफिनेटली होगा. द क्लाइंट हैज़ हैड वन सेक्शुअल पार्टनर फॉर लास्ट 10 ईयर्स. सो इनमें भी नहीं होगा. एंड फिफ्थ वन इज़ द क्लाइंट हैज़ अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटिक मिलाइटिस. तो जेस्टेशनल डायबिटिक मिलाइटिस का इसमें कोई रोल नहीं है. सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3. सो ट्रांसमिट कैसे होता है HIV? IV ड्रग यूज़ कर रहा है, राइट, या इंटीमेट सेक्शुअल कॉन्टैक्ट है विद द इफ अफेक्टेड पर्सन, राइट, इन्फेक्टेड पर्सन, एंड एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड उसकी वजह से हो सकता है. एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड हो गया. एंड पैसेज फ्रॉम एन इन्फेक्टेड वुमेन टू हर फिटस वैसे हो सकता है, राइट. एंड जो रिकरेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की जैसे किसी के पार्टनर को HIV है उनमें अगर वो इंटीमेट होते हैं देन उसमें ट्रांसमिशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट. एंड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की अगर किसी की हिस्ट्री है उसमें ट्रांसमिट होता है HIV. एंड इंट्रावेनस ड्रग मैंने जो आपको बता दिया, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 215. The nurse in a maternity unit is providing emotional support to a client and her significant other who are preparing to be discharged from the hospital after the birth of the dead fetus. Which statement made by the client indicate a component of the normal grieving process? सो ग्राइविंग प्रोसेस का मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था, राइट, ग्रीव का. सो नर्स मैटरनिटी यूनिट में है. इमोशनल सपोर्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हो और उसके फैमिली मेम्बर्स को, राइट, जिनका हम डिस्चार्ज प्रिपेयर कर रहे हैं हॉस्पिटल से आफ्टर द बर्थ ऑफ डेड फिटस. सो कौन सी स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट इंडिकेट कर रही है कि वो नॉर्मल ग्राइविंग प्रोसेस का कंपोनेंट है? अब यहाँ पे पूछा गया है क्लाइंट का. वहाँ पे क्या पूछा गया था? वहाँ पे पूछा गया था नर्स का. अब यहाँ पे हमें क्लाइंट का पूछा गया कि क्लाइंट ऐसी क्या स्टेटमेंट दे रहा है जिससे हमें लग रहा है कि वो अडेप्ट कर रहे हैं ग्रीफ से, राइट, उसमें ग्रीफिंग प्रोसेस में, राइट. सो फर्स्ट इज़ द वी वांट टू अटेंड अ सपोर्ट ग्रुप.
सो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें बता दिया गया है कि वो नॉर्मल ग्रेविंग प्रोसेस से अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक वी वांट टू अटेंड अ सपोर्ट ग्रुप। सो सपोर्ट ग्रुप क्या होता है? सपोर्ट ग्रुप हेल्प करता है पेरेंट को कि वो अपनी जो भी पेन है, राइट, जो उस पे वो वर्क करते हैं बाय नॉन जजमेंटल शेयरिंग ऑफ फीलिंग, राइट। सो सपोर्ट ग्रुप क्या होगा? जो सेम मतलब एक ग्रुप होगा, राइट, सेम लाइक होमोजीनियस ग्रुप हम उसमें बोल सकते हैं, जो सफ़र कर रहे होते हैं सेम चीज़ से, तो वो एक ग्रुप होगा, सारे उसमें अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं और वहाँ पे ये है कि कोई जजमेंट पास नहीं करता, बिकॉज सबकी फीलिंग्स सेम होती हैं सेम इंसिडेंट के लिए या सेम सिचुएशन के लिए, राइट। सो वो हेल्प करेगा उनको टू अडेप्ट विद दैट सिचुएशन, राइट। अगर पेरेंट ऐसा बोल रहे हैं कि हमने स्पोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना है, अटेंड करना है, दैट मीन्स वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो अडेप्ट कर रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज द वी नेवर वांट टू ट्राई हैव अ बेबी अगेन। सो ये नेगेटिव उसको नेगेटिव स्टेटमेंट को दिखा रहा है कि हम अब नहीं करेंगे, मीन्स उस चीज़ के साथ अभी अडेप्ट कर ही नहीं पाए हैं। वी आर गोइंग टू ट्राई टू अडॉप्ट अ चाइल्ड इमीडिएटली। ये भी नॉर्मल ग्रेविंग प्रोसेस का ये कंपोनेंट नहीं है। एंड वी आर ओके एंड वी आर गोइंग टू ट्राई टू हैव अनदर बेबी इमीडिएटली। सो ये भी इमीडिएटली अगर पेशेंट बोल रहा है हम ठीक हैं और हम अभी के अभी हम नेक्स्ट बेबी का हम प्लान कर रहे हैं, राइट। सो ये भी क्या होगी? ये भी हमें नॉर्मल ग्रीविंग प्रोसेस के बारे में नहीं बता रही है, राइट। सो नॉर्मल ग्रीविंग प्रोसेस में क्या है कि हमने अटेंड करना है सपोर्ट ग्रुप, जिससे हम उस चीज़ के साथ ये चीज़ क्या शो करिए कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस चीज़ के साथ वो अडेप्ट कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 216. The nurse evaluating the ability of hepatitis B positive mother to provide safe bottle feeding to her newborn during postpartum hospitalization. Which maternal action best exemplify the mother knowledge of potential disease transmission to the newborn? अब ये क्वेश्चन लिया गया है हेपेटाइटिस बी से, राइट। सो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर को इवेल्युएट किया जा रहा है, उनकी एबिलिटी को इवेल्युएट किया जा रहा है टू प्रोवाइड बॉटल फीडिंग टू हर न्यूबॉर्न ड्यूरिंग पोस्टपार्टम, कि आफ्टर डिलीवरी बॉटल फीडिंग के लिए, कि कैसे बॉटल फीड करना है न्यूबॉर्न को, उसकी एबिलिटी को वहाँ पे इवेल्युएट किया जा रहा है। सो कौन सा ऐसा एक्शन जो मदर ने किया है वो बेस्ट हमें एग्जाम्प्लीफाई कर रहा है, बेस्ट हमें शो कर रहा है कि मदर को नॉलेज है अबाउट पोटेंशियल डिजीज़ ट्रांसमिशन टू द न्यूबॉर्न, कि कौन सा एक्शन मदर का हमें ये बता रहा है कि मदर को नॉलेज है कि न्यूबॉर्न को जो सॉरी HIV नहीं, हेपेटाइटिस बी कैसे ट्रांसमिट होगा, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन है द मदर रिक्वेस्ट दैट द विंडो बी क्लोज बिफोर फीडिंग। सो गाइस, पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो हाईली कंटाजीनियस होता है एंड वो ट्रांसमिट होता है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, राइट। जब पर्सन डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, राइट। सो जब पेशेंट इसके कांटेक्ट में आता है वैसे ये ट्रांसमिट होता है, राइट। एंड हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि मदर रिक्वेस्ट दैट द विंडो बी क्लोज बिफोर फीडिंग। सो विंडो क्लोज करने से क्या होगा? ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। सो ये चीज़ तो अफेक्ट ही नहीं करेगी ट्रांसमिशन को, राइट। चाहे आप विंडो क्लोज रखो चाहे ओपन रखो, इस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। सेकेंड वन इज़ द मदर होल्ड द न्यूबॉर्न प्रॉपरली ड्यूरिंग फीडिंग एंड बर्पिंग। सो ये तो नॉर्मल टेक्निक हुई, बट इसका हेपेटाइटिस बी से कोई रिलेशन नहीं है, राइट। अप्रोप्रिएट फीडिंग टेक्निक है फॉर बॉटल फीडिंग का, बट ये मिनिमाइज नहीं करती हैं ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। हमने वो चीज़ देखनी है जो मिनिमाइज करेगी ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। अब थर्ड ऑप्शन है द मदर टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द फॉर्मूला बिफोर इनिशिएटिंग द फीडिंग। सो ये भी नॉर्मल प्रैक्टिस है,
ये भी जो ट्रांसमिशन है उसको ये अफेक्ट नहीं करेगी, राइट। सो फोर्थ वन इज़ द मदर वॉश एंड ड्राइज हर हैंड बिफोर एंड आफ्टर सेल्फ केयर ऑफ द पेरिनियम एंड आस्क फॉर द पेयर ऑफ ग्लव्स बिफोर फीडिंग। सो अगर मदर ये प्रैक्टिस अगर कर रही है, दैट मीन्स मदर को पता है कि हाउ टू ट्रांसमिट हेपेटाइटिस बी टू हर fetus, to her baby, right? So fourth one is the correct option. So next question is question number 217. A client in the first trimester of pregnancy arrive at the healthcare clinic and report that she has been experiencing vaginal bleeding. सो क्लाइंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का एंड वो हेल्थ केयर क्लिनिक में आता है और क्या रिपोर्ट करता है कि उसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, राइट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सो थ्रेटेंड अबॉर्शन वहाँ पे सस्पेक्ट किया गया, थ्रेटेंड अबॉर्शन, राइट। एंड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ केयर। अब वहाँ पे आपने थ्रेटेंड अबॉर्शन अगर सस्पेक्ट किया गया, उसके लिए आपने क्या किया, इंस्ट्रक्ट किया कि कैसे आप केयर करोगे, राइट। सो कौन सी स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट इंडिकेट अ नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। सो ऐसे क्लाइंट कौन सी स्टेटमेंट दे रहा है कि जिससे हमें लग रहा है कि उसको फिर से हमें बताना पड़ेगा कि उसके थ्रेटेंड अबॉर्शन में को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसकी केयर करनी है, राइट। सो यहाँ पे बात की गई है थ्रेटेंड एबॉर्शन की। सो एबॉर्शन मैंने आपको पहले भी बताया था कि एबॉर्शन प्रेगनेंसी जो एंड हो जाती है बिफोर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, उसको हम एबॉर्शन कहेंगे, राइट। सो एबॉर्शन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और इलेक्टिव भी हो सकता है, राइट। सो लाइक इसमें टाइप है ये थ्रेटेंड एबॉर्शन की। सो थ्रेटेंड एबॉर्शन में क्या होता है, स्पॉटिंग होती है एंड क्रैम्पिंग होती है विदाउट सर्वाइकल चेंज अकर, राइट। सर्वाइकल चेंज इसमें नहीं होंगे, राइट, सर्वाइकल चेंजेस नहीं होंगे, बट इसमें ब्लीडिंग नहीं होगी, नो सर्वाइकल चेंज, बट इसमें ब्लीडिंग होगी एंड क्रैम्पिंग होगी, राइट, ब्लीडिंग एंड क्रैम्पिंग। सो थ्रेटेंड मीन्स कि एक थ्रेट दे दिया, थ्रेट जैसे डरा देते हैं, वैसे सेम वैसे ही अगर आपने अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे डरा दिया कि कुछ भी हो सकता है, राइट, कि आप रिस्क पे हो, यहाँ पे उसको डरा दिया गया प्रेग्नेंट क्लाइंट को, राइट। तो उसमें क्या होगा, उसमें ब्लीडिंग होगी एंड क्रैम्पिंग होगी, बट सर्वाइकल चेंजेस इसमें नहीं होंगे। तो उस टाइम पे हम क्या इंस्ट्रक्शन देंगे क्लाइंट को, ये हमसे पूछा गया। सो थ्रेटेंड अबॉर्शन में हम क्या क्या एडवाइस करते हैं पेशेंट को। एक तो स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट हम बोलेंगे करने के लिए, राइट। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट होगा थ्रू आउट द रिमेनिंग प्रेगनेंसी। सॉरी, बेड रेस्ट हम थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इसमें नहीं रखेंगे। बेड रेस्ट हम थोड़े टाइम के लिए, लाइक 2 वीक के लिए, जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है तब तक के लिए हम पेशेंट को बेड रेस्ट बोलते हैं, बट स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट फॉर ऑल थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हम एडवाइस नहीं करेंगे, राइट। सो और इसमें हम क्या कर सकते हैं, थ्रेटेंड अबॉर्शन में हम स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट नहीं करेंगे, राइट। और क्लाइंट को एडवाइस किया जाता है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को आपने स्टॉप करना है जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, 2 वीक आफ्टर द लास्ट एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग, राइट। सो ये रिकमेंड किया जाता है कि जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है तब तक सेक्सुअल एक्टिविटी को स्टॉप रखना है, राइट। सो एंड क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अगर कोई टिश्यू पास हो रहा है, सो वो आपने ऑब्जर्व करते रहना है, वो आपने देखते रहना है, राइट। कितने पैड यूज़ किए हैं, कितने टैम्पून यूज़ किए हैं, कितनी क्वांटिटी का ब्लड है, कलर क्या है ब्लड का, वो सारा नोट डाउन करना है। सो वो असेस करते रहना है कि हाउ मैनी पैड चेंज डेली, पैड कितना है, क्वांटिटी ब्लड की कितनी है, राइट, जो अमाउंट हम बोल सकते हैं कि कितनी ब्लीडिंग हुई है, एंड कलर ऑफ द ब्लीडिंग, ये सारा असेस करते रहना है, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है, आई विल
वॉच टू सी इफ़ आई पास एनी टिश्यू। यस, ये तो देखना है कि कोई टिश्यू पास तो नहीं हुआ, मे बी वो इनकम्प्लीट एबॉर्शन भी हो सकता है, राइट। आई विल मेंटेन स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट थ्रू आउट द रिमाइंडर ऑफ द प्रेगनेंसी। सो स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट नहीं होगा फॉर 2 वीक्स के लिए, हम इसमें रेस्ट के लिए पर्सन को बोल सकते हैं। I will count the number of perineal pad used on the daily basis and note the amount of the color of the blood in pad. Yes, ये भी हमने करना है। I will avoid sexual intercourse until the bleeding has stopped and for 2 weeks following the last episode of. So ये भी हमने उनको इंस्ट्रक्ट करना है। So यहाँ पे पूछी गई थी हमें ऐसी स्टेटमेंट जो पेशेंट ने इनकरेक्ट बताई हो। सो सेकंड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट कि मैंने पूरी प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट पे रहना है, राइट। सो गाइज़, आज की क्लास में इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।